नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। हैदराबाद में जारी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आज दूसरा दिन है और आज ही इस बैठक का अंतिम दिन भी है और इसी दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ कार्यकारिणी की इस बैठक में पहले दिन भी पीएम मोदी शामिल हुए थे और आज पीएम मोदी के समापन भाषण के साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक को संपन्न किया जाएगा। लिहाजा सभी की निगाहें पीएम मोदी के संबोधन और पार्टी के राजनीतिक प्रस्ताव पर होंगी। कार्यकारिणी की इस बैठक के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद में ही एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यहाँ आपको बता दें, करीब 35,000 से अधिक लोगों के मौजूद रहने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, स्मृति ईरानी और तमाम दिग्गज नेता शामिल रहे। सूत्रों के अनुसार खबर यह भी सामने आ रही है कि बीजेपी के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी के लिए राजनीतिक प्रस्ताव पेश करेंगे। इसी का समर्थन भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा समर्थन किया जाएगा। और अब आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री और नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस हेमंत बिस्वा शर्मा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई राजनीतिक प्रस्ताव पर बोलेंगे। इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गोरखपुर से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर कायस्थ समाज अपने समाज को एकजुट करने के साथ ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से अपने समाज के लोगों के लिए अपने संगठन में मंत्रिमंडल, आयोग, बोर्ड और अन्य प्रमुख विभागों में स्थान देने की मांग कर रहा है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज सक्सेना ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सदर विधानसभा में चुनाव में माननीय योगी आदित्यनाथ जी विधायक चुने गए और फिर मुख्यमंत्री बने। उस विधानसभा में प्रत्येक कायस्थ मतदाता ने योगी आदित्यनाथ को बढ़ चढ़कर मतदान दिया और मुख्यमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। अब कायस्थ समाज ने हमेशा देश को नई दिशा दी है, चाहे राजनीतिक क्षेत्रों की बात करें या फिर अधिकारियों के स्तर की बात की जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का प्रयास कर रहे हैं और इसी को लेकर इस प्रदेश में मजबूती के साथ सरकार चलाई जा रही है, ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कायस्थ समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इसलिए हम बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से ये मांग करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीतिक रूप से कायस्थ समाज को मजबूत करने के लिए अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने एक मुहिम चला रखी है। उसी के तहत हम लोग आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा करते हुए आज गोरखपुर के अंदर हैं। हम यहाँ पे उन मतदाताओं को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने पिछली बार हम जब चुनाव में आए थे, विधानसभा के चुनाव में, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को वोट डालने के लिए अनुरोध किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत मजबूती से कायस्थ समाज के लोगों ने लड़ाया। हम उनका धन्यवाद करते हैं और ख़ास तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग अनुरोध करते हैं कि हमारे समाज के लोगों को राजनीतिक रूप से मजबूत किया जाए और उनको कहीं ना कहीं संगठन से लेकर सरकार के अंदर कहीं ना कहीं भागीदारी सुनिश्चित की जाए। आगामी दिनों में हम लोग गोरखपुर के अंदर एक विशाल सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें बस्ती से लेकर संत कबीर नगर हो, सिद्धार्थ नगर हो, महाराजगंज हो, देवरिया हो, पडरौना हो, गोरखपुर हो, बलिया हो, आपके मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर जगह से हम लोग यहाँ पे लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं और विशाल कार्यक्रम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम उसमें मुख्य अतिथि बनाना चाहते हैं। उसका हम लोग उनको मिल के बीजेपी में अवहेलना नहीं हो रही है कायस्थ समाज की? देखिए, कहीं ना कहीं अवहेलना हुई थी तो इसीलिए कायस्थ समाज आज लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, मिल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग उनके गृह जनपद में यही अनुरोध करने आए हैं कि समाज के लोग बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा समाज को मजबूती के साथ पकड़ना होगा। कहीं ना कहीं समाज के लोगों को टिकट बंटवारे में भेदभाव किया जाता है, टिकट भी नहीं दिया जाता है, क्या कुछ आगे रणनीति? देखिए, हमने सरकार से टिकट भी मांगे, सरकार से पद भी मांगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे हम कोई संख्या नहीं मांग रहे कि हमको इतनी संख्या में पद दिए जाएं या इतनी संख्या में टिकट दी जाए। हाँ, यहाँ हमारा समाज के व्यक्ति मजबूत है जो राजनीतिक रूप से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, जो राजनीतिक रूप से चेयरमैन का चुनाव लड़ सकते हैं, जो राजनीतिक रूप से सत्ता में भागीदारी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को हम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से, शीर्ष नेता से, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि इनको राजनीतिक। और इसी बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ये खबर
वाकई ये बड़ी खबर है, क्योंकि यहाँ पर गलती से सीमा पार करने वाले 3 साल के एक पाकिस्तानी बच्चे को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने पड़ोसी देश के सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया है। मानवता की एक और मिसाल बीएसएफ के जवानों ने पेश की यहाँ पर। और आपको बता दें कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने शुक्रवार को पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर से इस पाकिस्तानी लड़के को पकड़ा था। बताया जा रहा है कि बीएसएफ ने ये जानकारी दी और 182 BN बीएसएफ फिरोजपुर सेक्टर की टुकड़ियों ने इस बच्चे को पकड़ा। बताया जा रहा है कि इस बच्चे की उम्र लगभग 3 साल है और ये एक पाकिस्तानी बच्चा है जिसे बॉर्डर से पकड़ा गया है। ये बच्चा सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और बीएसएफ के बयान में कहा गया है कि बच्चा कुछ भी बताने में या कुछ कहने में असमर्थ दिखाई दिया। उसे बीएसएफ की सुरक्षित हिरासत में रखा गया था और उसके बाद क्योंकि ये एक अनजान तरीके से क्रॉसिंग का मामला था तो बीएसएफ ने रात को पाक रेंजर से संपर्क किया। इसके बाद बच्चे को सद्भावना और मानवीय अधिकार पर पाक रेंजर्स को वापस सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि अनजाने में सीमा पार करने वालों से निपटने के लिए सीमा सुरक्षा बल हमेशा ही मानवीय रुख अपनाता है। खबर अब कानपुर से है। कानपुर में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला कानपुर देहात पहुंची हैं, जहां उन्होंने अपनी विधानसभा रनिया अकबरपुर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान जनता दरबार में तमाम जनता पहुंची और लोगों की समस्याएं इस दौरान सुनी गई हैं। राज्य मंत्री के इस जनता दरबार में लोगों की शिकायतों की लंबी कतार भी देखने को मिली। तस्वीरें भी आपको दिखा दें जनता दरबार की, जहां पर तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने इन तमाम लोगों की समस्याओं को सुनकर फोन के जरिए संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द इन शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। आज हम लोगों ने जनता अदालत इसलिए लगाया कि बहुत दिनों से हमारे लोगों का मन था कि समस्याएं बहुत पेंडिंग पड़ रही हैं, इसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। हम लोग कानपुर नगर में भी जनता अदालत लग रही है, मैथा में भी लगी है, मैथा तहसील से भी हम लोग होकर आए। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ थी, क्योंकि 4 दिन हमको तो लखनऊ में रहना पड़ता है, 2 दिन क्षेत्र के लिए है, जो मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, जिसके तहत हमने सोचा अकबरपुर में अभी हमारी जनता की समस्या सुनने की बात नहीं आ पाई है, तो हमने कहा आज यहीं पर बैठ कर निस्तारण कर लिया जाए। इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठ के यहाँ के लोगों की समस्या को सुन रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबको न्याय मिले, क्योंकि सरकार की मंशा है। और इस बीच जहां एक और सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को पढ़ाने के दावे किए जा रहे हैं, मौजूदा सरकार के द्वारा बच्चों की पढ़ाई को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन खानपान से लेकर उनकी ड्रेस तक मुफ्त में दी जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर सरकारी अध्यापकों के द्वारा हर रोज लापरवाही का सामना कर रहे ग्रामीणों को आखिरकार एक अनोखा कदम उठाना पड़ा है। आपको बता दें कि लापरवाही ही वो कारण है कि इन तमाम ग्रामीणों ने गुस्साए हुए अध्यापकों की लापरवाही को लेकर आक्रोश व्यक्त किया और इसी दौरान प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों द्वारा विद्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया गया है। इसके बाद ग्रामीणों के द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। दरअसल ये पूरा मामला है अलीगढ़ का। अलीगढ़ के विजयगढ़ थाना इलाके में एक प्राथमिक विद्यालय है गोकुलपुर ब्लॉक धनीपुर में, जहां पर हर रोज स्टाफ के द्वारा आपस में झगड़ा किया जाता है। तो वहीं बच्चों के MDM यानी मिड डे मील के जो खाना होता है उसमें भी बड़ी लापरवाही रोज देखने को मिलती है। और आज भी इसी तरह का एक मामला देखने को मिला, जहां प्राथमिक विद्यालय का स्टाफ लेट आया तो बच्चों के द्वारा ये बात अपने परिजनों को बताई गई। इसके बाद प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों ने अपने परिजनों के साथ मिलकर जमकर प्रदर्शन किया है और फिर प्राथमिक विद्यालय पर अभिभावकों ने ताला लगा दिया। बताया जा रहा है कि अभिभावकों का कहना है साफ तौर पर कि जब स्कूल में पढ़ाई ही नहीं होती तो फिर स्कूल खोलने का क्या फायदा है। सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन स्कूल के स्टाफ के द्वारा हर रोज बड़ी बड़ी लापरवाहियां दिखाई दे रही हैं। यही कारण है कि आज आक्रोशित होते हुए ये कदम उठाना पड़ा है और स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया गया। तुम देख रहे तुम आ चुके जब तक 7:30 का टाइम है, 8 साढ़े 8 बजे आ रहे हैं। अच्छा, और क्या और कोई पढ़ाई ना है यहाँ, मेरी शिकायत कर ली हमने। अच्छा, सब जगह दे रही जो आवत हो जो कह जाते हो, कहा कहते हैं एक मौके और देते मौका दे पालक यहाँ के जो बालक है 2 अच्छा 6। अच्छा, वो कहा कहते हैं यहाँ से बाहर जाले कर पढ़े हुए के लिए, जब यहाँ बालक ही ना रहेंगे तो फिर यहाँ क्या करेंगे मास्टर कहा कहते हैं। तो और ताला लगाने का क्या कारण है? ताला लगाने का ये कारण है कि हमें इनका यहाँ से ट्रांसफर चाहिए बस।
जब तक यहाँ कोई अधिकारी नहीं आएगा, जब तक इसका ताला खुलेगा नहीं। टीचरों को आने का टाइमिंग क्या है? 7:30 का टाइम है और 8:30 बजे आ रहे हैं। 7:30 का टाइम है, 7:30 8 बजे आ रहे हैं। इसी कारण है ताला लगाने का है। ताला लगाने का ये कारण, बालक कोई यहाँ पढ़ता नहीं है। इससे पहले आपने जब खुद ही नहीं कोई पढ़ना अपना लिखना को ना आता है तो ये क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? इससे पहले आपने किसी अधिकारी को सूचित किया था? मेरी दे दी PSC को दे दी, आगे था एक नकलू भी ऑनलाइन शिकायत चल रही है। इसलिए लगाया सर, ये यहाँ ना पढ़ाई होती है, कुछ होता है, जिनमें आए दिन झगड़ा होता है और मिड डे मील का इन पर खाना भी नहीं बनाया जाता है। कभी सड़े केले लाते हैं, कभी सड़े टमाटर डालते हैं, उसमें बच्चा मर जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? तो पिछले कई चीज से शिकायत की है? शिकायत भी की है सर, कई जगह PSC की है और कॉपी रखी है उनका सर। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं आती है। अब भी जांच करवाई है, एप्लीकेशन परसों भी दिलवाई है सर। अच्छा, उसका कोई इनका कोई वो नहीं है, इसलिए लगाया है सर। ये यहाँ ना पढ़ाई होती है, कुछ होता है। स्कूल में हो रही अनियमितता के कारण, यानी कि हेड सर कभी पढ़ाते नहीं है, MDM कभी अच्छा बनता नहीं है। जब हेड सर कुछ कहते हैं, मैं उनका विरोध करती हूँ चीज़ का, गलत काम का, तो हम लोगों में लड़ाई झगड़े होते हैं इस चीज़ को लेकर। और कई बार गाँव वालों ने 2 साल से ऑनलाइन भी कंप्लेन कर दी है, लिखित में भी दे दी है। हमारे स्कूल की चेकिंग भी कई बार हो चुकी है, ABSC सर भी आ चुके हैं उनके, और भेजे गए आदमी वगैरह भी आ गए हैं, लेकिन इसका कोई भी निस्तारण नहीं होता है। और परसों MDM बहुत ख़राब बना था, सर ने सड़े हुए टमाटर वगैरह डाल दिए थे, जिससे ग्रामीण लोगों में बहुत गुस्सा थे और उन्होंने कहा कि हम क्या अपने बच्चों को। और अब रुक करेंगे आगरा का, जहां पर आगरा पुलिस लाइन में स्थित SSP कार्यालय पर एक पिता अपनी गोद में एक नवजात बच्चे का शव लेकर पहुंचा। उसका यह आरोप था कि गांव के ही रिश्तेदार ने उसे और उसकी गर्भवती पत्नी को बुरी तरह से पीटा है और चोट लगने की वजह से पत्नी की 6.5 महीने में ही डिलीवरी करवानी पड़ी। SSP ने CO फतेहाबाद को इस मामले की जांच के निर्देश भी दिए हैं। और बता दें आपको कि पूरा मामला जो है वो आगरा थाना निबोहरा अंतर्गत लालगढ़ का है। यहाँ पर रहने वाले धनीराम, जिनकी उम्र 25 साल है, वो बीती 20 जून को गांव के ही रहने वाले अपने रिश्तेदार गुड्डू और राम स्वामी से विवाद में फंस गए। इस बीच विवाद के दौरान ही धनीराम की 6.5 महीने की गर्भवती पत्नी भी विवाद के बीच में आई। बीच बचाव करने की कोशिश की गई, लेकिन इस दौरान गर्भवती महिला को भी मारा पीटा गया है। बताया जा रहा है कि धनीराम के सर में चोट कर दी गई और धनीराम का यह भी आरोप है कि पुलिस ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की है। इस दौरान पत्नी की तबीयत जब खराब हुई तो उसे आगरा के लेडी लॉयल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान ही बीती रात बच्चे को जन्म दिया महिला ने और समय से पहले डिलीवरी के कारण बच्चे की जन्म के बाद मौत हो गई है। बता दें आपको कि इसी दौरान पीड़ित पिता कितार सिंह ने बताया है कि थाना पुलिस ने कोई भी सुनवाई नहीं की है और अब यहां वो शव दिखाने के लिए लेकर आया है ताकि SSP साहब को पता चले कि क्या हुआ। इस पूरे मामले पर अब SSP प्रभाकर चौधरी ने CO फतेहाबाद को तुरंत ही इस पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए। हमारी बाप से 6 महीना को बच्चा उस लात घूसा मार के ना, डंडा फंडा मार के ना, या को गर्भ गिर पर हो, बच्ची खत्म हो गई। तो बच्ची यहाँ SSP ऑफिस क्यों लेकर आए आप? हाँ साहब, क्यों लेकर आए वहाँ? मैंने कि बिना दिखाएंगे, थाने में कोई सुनाई नहीं करी। जो कह देते कि हम ना सुनाई करे तुम्हें फाद देंगे, चीज देंगे। निबोरा। नहीं साहब, सुनाई ना करी। क्या कह रहे थे? नहीं कर रहे, यूँ कह रहे कि भाग जाओ जनते। नहीं, किससे हुई थी आपकी? गुड्डू राम स्वामी परिवार में हुई थी मारपीट? हाँ, और दूसरे मतलब हमारी परिवार। कब डिलीवरी कब हुई आपकी बहू की? कल हो गई। मारपीट करी थी, रात घूसे मारे थे मेरी बीवी ने, इस वजह से, और मेरी भी सिर फाड़ दिया था और मैं और माँ भी गया था थाने वगैरह। कब हुई थी मारपीट आपके साथ? 21 तारीख है। 21 तारीख को? हाँ। 20 को मारपीट हुई और डिलीवरी कब हुई आपकी? ये कल हुई है। कल हुई है। आपकी पत्नी कहाँ है अभी इस वक्त? इस वक्त है लेडी फिलहाल में, लेडी लैब में भर्ती है। वो ठीक है? अभी नहीं ठीक है मैडम, खून की बोतल। और इसी दौरान आगरा में विद्युत विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली और इसी लापरवाही से करंट से जला संविदा कर्मी लाइनमैन। बता दें आपको कि देर शाम को 10,000 वोल्टेज के तार से संविदा कर्मी लाइनमैन को करंट लगा है और लाइन पर परमिशन लेकर खंबे पर यह काम किया जा रहा था। दरअसल आपको बता दें कि यह संविदा कर्मी लाइनमैन परमिशन लेने के बाद इसने बिजली बुलगुरवाई और उसके बाद उस पर काम किया जा रहा था। विद्युत विभाग के फिटर इंचार्ज ने बिना परमिशन लाइन में करंट चालू कर दिया और अचानक से लाइट के खंबे पर काम करते वक्त संविदा कर्मी ऊपर से करंट से झुलस गया है।
बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की मदद से लाइनमैन को आगरा के अस्पताल रेफर किया गया और लाइनमैन के परिवार को करंट की सूचना मिलते ही परिवार में चीख पुकार मच गई है। फिलहाल परिवार के लोगों ने विद्युत फीडर लाइन सप्लाई इंचार्ज पर लापरवाही का आरोप लगाया और साथ ही संविदा कर्मी लाइनमैन गंभीर हालत में इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि आगरा के खीरागढ़ तारपुर विद्युत सब स्टेशन का पूरा मामला है, जहां पर इस वक्त संविदा कर्मी की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। मैं बंटू बसवा खैरागढ़ तहसील के गांव झीटपुरा से, मेरा छोटा भाई लाइनमैनी का काम करता था तातपुर GSS पे। SHO गुलाब सिंह भदौरिया ड्यूटी पे मौजूद थे। उनपे से ही उन्होंने शट डाउन लिया था। शट डाउन लेने के बाद में वो पोल पर चढ़े थे। पोल पर चढ़ते ही SHO गुलाब सिंह ने लाइट छोड़ दी, जिससे मेरे भाई को बहुत चोटें आई हैं और बिल्कुल जल गया। उसको लेके आगरा हॉस्पिटल में हमने भर्ती करा रखा है। विद्युत विभाग की लापरवाही से। और आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में, उदयपुर की ओर रुख करेंगे, जहां पर कन्हैया लाल की हत्या के 4 आरोपियों के साथ कोर्ट के बाहर लोगों ने मारपीट की है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार चारों आरोपियों को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी NIA की अदालत में पेश किया गया था। आपको फुटेज वहां का दिखा दें लाइव की, जिस तरीके से यहां पर ये पहुंचे थे पेशी के लिए, लेकिन इसी दौरान जो भीड़ थी लोगों की, गुस्साए लोगों ने इन चारों आरोपियों के साथ मारपिटाई शुरू कर दी। पुलिस ने जबरन इन चारों आरोपियों को किसी तरह से वापस से पुलिस की गाड़ी में डाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी मुशक्कत के बाद पुलिस ने इन चारों आरोपियों को अंदर बिठाया है और जनता को कंट्रोल किया गया। दरअसल आपको बता दें कि NIA की अदालत में पेश किए जाने के बाद की यह घटना है। कोर्ट से बाहर ले जाते समय इन आरोपियों को भीड़ ने पीट दिया और इसी दौरान पुलिस को काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा है। भारी भीड़ के बीच चारों आरोपियों को पुलिस ने वैन में बिठाकर जेल के लिए रवाना किया। हालांकि इससे पहले NIA कोर्ट ने इस हत्याकांड के आरोपियों को 12 जुलाई तक कस्टडी में भेज दिया है। फिलहाल उदयपुर हत्याकांड के आरोपी रियाज, मोहम्मद गौस, मोहसिन और आरिफ को 12 जुलाई तक के लिए कस्टडी में भेजा गया है। साथ ही साथ NIA ने उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को हिरासत में ले लिया था। बता दें आपको कि इस पूरी घटना के मुख्य दोनों आरोपियों को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से जयपुर लाया गया और NIA कोर्ट में पेश किया गया है। और इस बीच महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या को लेकर उनके भाई महेश कोल्हे का एक बड़ा दावा सामने आया है। उनके भाई का यह कहना है कि भाई की किसी के साथ कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा नहीं था। उन्होंने ये भी बताया कि 21 जून को भैया दुकान से घर जा रहे थे और भैया की पत्नी और उनके बेटे दूसरी बाइक पर बैठकर आ रहे थे। इसी दौरान रास्ते में इस घटना को अंजाम देकर कुछ लोग फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अमरावती में उदयपुर जैसी ही एक घटना हुई थी, जहां 22 जून को एक 50 साल के मेडिकल स्टोर चलाने वाले शख्स उमेश कोल्हे का गला काटकर बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि इस दौरान मृतक उमेश कोल्हे के भाई महेश कोल्हे ने बताया है कि मेरे भाई ने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में नुपुर शर्मा के बारे में कुछ संदेश फॉरवर्ड किया था, लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रहा कि 2 से 4 फॉरवर्ड किए गए संदेशों की वजह से उन्हें क्यों मारा गया। मृतक के भाई महेश कोल्हे ने यह भी बताया है कि हमें अभी तक उनकी हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। कहा यह भी गया कि कभी कोई धमकी मिलने के बारे में भी नहीं बताया गया था। साथ ही साथ कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में नुपुर शर्मा पर कुछ संदेश फॉरवर्ड किया था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी को भी नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि भैया का किसी से व्यक्तिगत तौर पर कोई झगड़ा ही नहीं था। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि बरेली से सामने आई है। बता दें आपको कि बरेली में सुभाष नगर गुरुद्वारे में आज हड़कंप मच गया है। दरअसल सुभाष नगर के रहने वाले साहिब सिंह सुभाष नगर गुरुद्वारा सभा के महासचिव हैं और शुक्रवार की रात वो अपने घर जा रहे थे। आरोप है कि गुरुद्वारे के सामने रहने वाले प्रीतम सिंह गांधी ने उन्हें रोक लिया और फिर गुरुद्वारे की गली और सफाई करने की बात को लेकर गाली गलौज की गई।
बता दें आपको कि इसी दौरान साहिब सिंह ने जल्द सफाई करने की बात कही और आरोप है कि कुछ ही देर बाद आरोपी का बेटा मिंटू गांधी और पोता सतनाम सिंह गुरुद्वारे में आ गए, जहां दोनों ने महासचिव के साथ गाली गलौज करना शुरू किया। इसी दौरान सतनाम सिंह गांधी ने तमंचा निकालकर साहिब सिंह पर तान दिया और आरोपी फरार हो गए। आरोपी के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस बीच सिख समाज के जो लोग हैं, सिख समाज के लोग आज एसएसपी से मिले हैं और सुभाष नगर थाना इंचार्ज ने बताया है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। तो वहीं इस पूरी घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जहां आप देख सकते हैं कि गुरुद्वारे के अंदर ही गुरुद्वारे के सचिव के साथ किस तरीके से दबंगई की जा रही है। आपको बता दें गुरुद्वारे के अंदर ही ये तमंचा निकाल लिया गया है। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है और मामले में कार्रवाई जारी है। अब देख सकते हैं अब इस शख्स ने तमंचा निकाला है और धमकी दी जा रही है। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का भूमाफियाओं के ऊपर लगातार कार्रवाई का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि इसी क्रम में आज सीतापुर नवीन चौक के अंतर्गत प्रशासन द्वारा भूमाफिया मुजीब अहमद की लगभग 3 करोड़ 30 लाख की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। साथ ही साथ बता दें ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई सीतापुर में की गई है। इस दौरान सीतापुर के सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह मौजूद रहे और उन्होंने ही जानकारी दी है कि उपरोक्त माफिया की जमीन और दुकानों को सीज कर लिया गया है। चिन्हित पेशेवर अपराधी भू माफिया मुजीब अहमद की गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत ये जमीन आज कुर्क की गई है। इसके अलावा शहर क्षेत्र में एक दुकान और एक मकान को भी कुर्क करने की कार्यवाही चल रही है। कुल मिला के लगभग 3.5 करोड़ के आसपास की ये पूरी प्रॉपर्टी हो रही है, जिसको आज 14/1 के अंतर्गत जिलाधिकारी सीतापुर महोदय के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जा रहा है। इसके पहले भी इस अपराधी की हम लोगों ने लगभग 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति विभिन्न स्थानों पर कुर्क कर चुके हैं। इसके संपत्ति के चिन्हीकरण की प्रक्रिया लगातार चल रही है। भविष्य में भी जो भी संपत्तियां इसके अपने नाम से, परिवार के सदस्यों के नाम से या बेनामी संपत्तियां जो नौकर या अन्य अननोन लोगों के नाम से ली गई हैं, उनको भी चिन्हित करके नियमानुसार जब्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जनपद के चिन्हित पेशेवर अपराधी भू माफिया मुजीब अहमद की खबर अब शाहजहांपुर से है, जहां पर शाहजहांपुर में पीलीभीत जाने वाले यात्रियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि यात्रियों को एक बड़ी सौगात मिली है, जिसके तहत विद्युतीकरण करने के बाद आज 4 साल बाद शाहजहांपुर से पीलीभीत के लिए पहली ट्रेन रवाना की गई। स्टेशन अध्यक्ष और हरी झंडी दिखाकर यात्रियों से भरी इस ट्रेन को पीलीभीत रवाना किया गया है। आपको बताते चलें कि 4 साल बाद शाहजहांपुर से पीलीभीत रेल पथ के लिए इतिहास बनाया गया। बड़ी गेज लाइन पड़ने के साथ साथ विद्युतीकरण होने के बाद पहली यात्री ट्रेन पीलीभीत के लिए रवाना की गई। ये ट्रेन 2 घंटे 35 मिनट में पीलीभीत पहुंचाएगी यात्रियों को। और ट्रेन संचालन को लेकर यात्रियों में ही नहीं बल्कि रेल कर्मियों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। शाहजहांपुर स्टेशन अधीक्षक PS तोमर ने बताया है कि ब्रॉडगेज के लिए शाहजहांपुर पीलीभीत रेल पथ पर 30 मई 2018 को रेल संचालन बंद किया गया था। अगस्त 2021 में विद्युतीकरण का काम पूरा हुआ और इसी बीच शनिवार 2 जुलाई 2022 से ट्रेन संचालन शुरू किया गया है। साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि कासगंज से शुक्रवार को ही 2 ट्रेनों के लिए बड़ी रेल पीलीभीत को मुहैया करा दी गई थी, जहां से चेकिंग के बाद इस ट्रेन को शाहजहांपुर भेज दिया गया था। के लिए जो है इंतजार कर रही थी। आज बहुत दिनों बाद इन लोगों की ये एक समस्या का निदान हुआ और सुविधा शुरू हो गई है। शाहजहांपुर से पीलीभीत के लिए कितनी जोड़ी ट्रेनों को चलाया जा रहा है? अभी 2 जोड़ी ट्रेनों को चलाया जा रहा है। इस सब एक बड़ी चीज देखने को मिली है कि भारत सरकार ने तो उपहार दिया है, तोहफा दिया है, लेकिन रेलवे के जो अधिकारी हैं या फिर जो ट्रेन का जिस तरीके से वेलकम वगैरह होना चाहिए नहीं हुआ। बड़ी उदासीनता देखने को मिली है। ये NER की ट्रेन है, उनकी तरफ से शुरुआत हो रही है, उनकी गाड़ी उधर से आ रही है, अपना उधर से इसके जो है। क्या AC की सुविधा मिलेगी? AC की सुविधा भी आगे बात चल रही है, उसकी भी मिलेगी। खबर अब प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज के कौंधियारा थाना क्षेत्र के नगवा गांव में मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में एक पुलिस विभाग का सिपाही है जो कि जेल पुलिस जिला कारागार देवरिया में तैनात है।
किसी विवाद के चलते गांव में महिलाओं और अन्य लोगों के साथ ये मारपीट की गई है और लाठी डंडों से मारते हुए शख्स का ये वीडियो वायरल हुआ है। बता दें आपको कि नजर साफ आ रहा है कि किस तरीके से लाठी के साथ मारपिटाई की जा रही है। ना महिलाओं का लिहाज किया गया, ना उम्र का लिहाज किया गया। और यही वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस द्वारा इस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।